नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप वीरेंद्र कौशिक से समाचार सुनिए। मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत के 2 प्रस्तावों को स्वीकार किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक। अब तक 11 करोड़ 30 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार जोरों पर। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी। और तीसरा महिला T20 चैलेंजर क्रिकेट टूर्नामेंट आज से शारजाह में। समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रस्तुत 2 प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया है। इनका उद्देश्य परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और परमाणु हथियारों के उपयोग पर रोक लगाना है। ये समिति निरस्त्रीकरण के मुद्दे से निपटती है और संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग और जिनेवा स्थित निरस्त्रीकरण सम्मेलन नामक संस्था के साथ काम करती है। समिति द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्तावों में परमाणु हथियार क्लस्टर के तहत परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध और परमाणु खतरे को कम करना शामिल है। इन प्रस्तावों को स्वीकार किया जाना परमाणु निरस्त्रीकरण के लक्ष्य के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। परमाणु हथियारों के उपयोग के निषेध संबंधी प्रस्ताव का संयुक्त राष्ट्र सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थन किया गया। इसमें निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन की बात कही गई है ताकि किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियार के प्रयोग पर रोक लगाई जा सके। देश में 76,000 से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 92% से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 53,000 लोग कोरोना से ठीक हुए, जबकि 46,000 नए मरीज सामने आए। रोगियों की संख्या देश में कुल संक्रमित लोगों के 6.5% से भी कम हो गई है। देश में इस समय करीब 5,33,000 कोरोना के मरीज हैं। सरकार और विभिन्न संगठनों के संयुक्त प्रयास से कोरोना पर काफी नियंत्रण पाया गया है और इससे मरने वालों की दर 1.49% रह गई है। देश भर में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और केंद्र द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड संबंधी समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों के साथ ही चिकित्सकों और कोरोना योद्धाओं के संयुक्त प्रयास से देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर लगातार बेहतर हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड संक्रमण से 514 लोगों की मृत्यु हुई। देश ने कोविड जांच के मामले में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है। पिछले 24 घंटों में करीब 12,10,000 कोविड नमूनों की जांच की गई। इसके साथ कुल जांच की संख्या बढ़कर 11 करोड़ 30 लाख हो गई है। केंद्र सरकार और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने सुनियोजित तरीके से जांच सुविधाओं में बढ़ोतरी की है, जिससे भारत में प्रतिदिन जांच की क्षमता 15 लाख तक पहुंच गई है। पुणे में इस वर्ष जनवरी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में सिर्फ एक परीक्षण प्रयोगशाला थी। देश में आज कोविड नमूनों के परीक्षण के लिए 2045 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें 1134 सरकारी और 911 निजी प्रयोगशालाएं हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार कार्य कल शाम समाप्त हो जाएगा। इस चरण में राज्य के 15 जिलों की 78 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। इनमें किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, दरभंगा और मधुबनी शामिल है। वाल्मीकि नगर संसदीय सीट के लिए उपचुनाव 7 नवंबर को ही होगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी क्षेत्र में धुआंधार रैलियां कर रही हैं। पूर्णिया जिले में धमदाहा में एक चुनावी सभा में भाजपा नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। उन्होंने कहा कि लोगों को बिना किसी बाधा के कल्याण योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है। श्री सिंह ने कहा कि केंद्र द्वारा भेजी गई धनराशि हस्तांतरण व्यवस्था के तहत सीधे लाभार्थियों को मिल रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मधेपुरा के बिहारीगंज में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि एनडीए सरकार द्वारा लाए गए कृषि संबंधी 3 कानून किसान विरोधी हैं। श्री गांधी ने कहा कि अंततः इन कानूनों से किसान बड़े बिचौलियों के हाथों में फंस जाएंगे, क्योंकि स्थानीय कृषि उपज बाजारों को नष्ट कर दिया गया है।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल वोट डाले गए। इस चरण में 17 जिलों के 94 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ। 54% से अधिक मतदाताओं ने वोट डाले। इस चरण में कुल 1463 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। 243 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा के लिए 3 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को हुआ था। बिहार के साथ कल गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और नागालैंड की 54 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। इन 7 सीटों में से 6 भारतीय जनता पार्टी और 1 समाजवादी पार्टी के पास थी। गुजरात में 8 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों में 56.85% मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार डांग अनुसूचित जनजाति निर्वाचन क्षेत्र में अधिकतम 74.71% मतदान हुआ। कर्नाटक में सिरा और आर नगर विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की मतगणना जारी है। इस बार के चुनाव में लगभग 67% मतदान हुआ, जो इस सदी में सर्वाधिक है। देश भर में मतदान शांतिपूर्ण रहा और मतदान केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में मतदाता एकत्र हुए। परिणाम की घोषणा के बाद हिंसा की आशंकाओं के मद्देनजर व्हाइट हाउस, सरकारी भवनों और मुख्य बाजारों की सुरक्षा मजबूत कर दी गई है। मतगणना के शुरुआती संकेतों के अनुसार बाइडेन अरिजोना, मिनेसोटा, न्यू हैम्पशायर में आगे चल रहे हैं, जबकि ट्रंप जॉर्जिया, फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और टेक्सास में आगे चल रहे हैं। उधर परिणाम आने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी जीत की घोषणा की है। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब तक मिले परिणाम उत्साहवर्धक हैं और उनके समर्थकों को एक बड़े जश्न की तैयारी करनी चाहिए। इससे पहले आज सुबह एक ट्वीट में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी पर उनसे जबरदस्ती जीत को छीनने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मतगणना प्रक्रिया के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। दूसरी ओर डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने समर्थकों से निर्वाचन प्रक्रिया पर भरोसा रखने की अपील की है। डेलावेयर में अपने गृह नगर विलमिंगटन में समर्थकों के बीच उन्होंने कहा कि वे ही ये चुनाव जीतेंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में राज्य निर्वाचन आयुक्त के शर्मा ने कल जिला पंचायत चुनाव अधिकारियों के साथ एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार, मंडल आयुक्त पांडुरंग पोल, संजीव वर्मा और सचिव ग्रामीण विकास और पंचायती राज शीतल नंदा ने भाग लिया। समीक्षा बैठक में निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा सभी जिलों के पंचायत चुनाव अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा राज्य निर्वाचन आयुक्त ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए अंतिम आरक्षण अधिसूचना भी जारी की। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए इनकी आबादी के अनुपात में सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा प्रत्येक जिला विकास परिषद में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। वहीं दूसरी ओर जम्मू के संभागीय आयुक्त संजीव वर्मा ने कल सीमावर्ती जिलों के उपायुक्तों के साथ एक वीडियो बैठक की। इस बैठक में इन जिलों में बंकरों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में कठुआ, सांबा, राजौरी और पुंछ जिलों के उपायुक्तों ने भाग लिया। बैठक में बताया गया कि अब तक संभाग में 7,777 बंकरों का निर्माण हो चुका है। इनमें से 6,839 बंकर व्यक्तिगत और 938 सामुदायिक प्रयोग के लिए हैं। 334 बंकर निर्माणाधीन हैं। बैठक में बंकरों के निर्माण में आने वाली बाधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिया कि बंकरों का निर्माण निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में रिपब्लिक टीवी के प्रमुख संपादक अर्णब गोस्वामी को एक 53 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर और वास्तुकार को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अलीबाग पुलिस के एक दल ने गोस्वामी को उनके निवास से गिरफ्तार किया। 2018 में एक वास्तुकार और उनकी मां ने गोस्वामी के टीवी चैनल द्वारा कथित भुगतान की अदायगी न करने के कारण आत्महत्या कर ली थी। इस वर्ष मई में राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने ये जानकारी दी थी कि वास्तुकार अन्वय नाइक की पुत्री अदन्या नाइक की शिकायत पर इस मामले की फिर से जांच के आदेश दिए गए। श्री देशमुख ने कहा कि वास्तुकार की पुत्री ने आरोप लगाया था कि अलीबाग पुलिस ने उस मामले की छानबीन नहीं की, जिसके कारण उनके पिता और दादी ने मई 2018 में आत्महत्या कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी ने अर्णब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाया है। पार्टी ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी भारतीय पत्रकारिता के लिए काला दिवस है। गृह मंत्री अमित शाह, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर,
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम शंकर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी तथा संबित पात्रा ने इसे पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला बताया। सूचना और प्रसारण मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा प्रेस के साथ किए जा रहे व्यवहार पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये घटना आपातकाल की याद दिलाती है, जब पत्रकारों के साथ इसी तरह व्यवहार हुआ था। उन्होंने कांग्रेस की भी आलोचना करते हुए कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व वाली ये पार्टी महाराष्ट्र में तानाशाही और आपातकाल की मानसिकता का प्रदर्शन कर रही है। विदेश मंत्री ने इसे पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। रेल मंत्री ने भी महाराष्ट्र में प्रेस की स्वतंत्रता पर हमले की निंदा की है। उधर श्रीमती स्मृति ईरानी ने कहा है कि मीडिया के जो लोग आज अर्नब के समर्थन में नहीं खड़े होते हैं, वे फांसीवाद के मूक समर्थक हैं। इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज कहा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ की गई कार्रवाई न्यायालय के आदेश के पालन में की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। तीसरा महिला T20 चैलेंज आज शाम शारजाह में शुरू हो रहा है, जिसमें पिछली बार की चैंपियन सुपरनोवाज का मुकाबला वेलोसिटी से होगा। भारत की T20 की कप्तान हरमनप्रीत कौर पूर्व चैंपियन सुपरनोवाज का नेतृत्व करेंगी, जबकि मिताली राज के नेतृत्व में वेलोसिटी की टीम मैदान में उतरेगी। पिछले संस्करणों के तहत ये टूर्नामेंट IPL प्ले-ऑफ के दौरान हो रहा है। 3 टीमों सुपरनोवा, वेलोसिटी और ट्रेल ब्लेजर को शारजाह में 3 मैच खेलने हैं, जिसमें फाइनल 9 नवंबर को उसी स्थान पर होगा। शारजाह में कल IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को 10 विकेट से हराकर प्ले-ऑफ में स्थान पक्का कर लिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 8 विकेट पर 149 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स ने बिना कोई विकेट खोए 17 ओवर और 1 गेंद में जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं सामयिक वार्ता। विषय है गिलगित बाल्टिस्तान की स्थिति बदलने संबंधी पाकिस्तान की कोशिशों को भारत ने दृढ़ता से अस्वीकार किया। आलेख डॉक्टर स्मिता का है। वाचक हैं मनोज कुमार चौधरी। 1 नवंबर 2020 को पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान GB की तत्कालिक प्रांतीय स्थिति को स्वीकृति देने संबंधी अपने निर्णय की घोषणा की। ध्यातव्य है कि गिलगित बाल्टिस्तान को पूर्व में उत्तरी क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। पाक अधिकृत कश्मीर POK के हिस्से के रूप में वर्तमान में ये पाकिस्तान के अवैध नियंत्रण में है। भारत ने इस मुद्दे पर कड़ी प्रतिक्रिया दिखाई है तथा इस क्षेत्र के अवैध नियंत्रण को धोखे से छिपाने की पाकिस्तान की कोशिशों की कटु आलोचना की है। विदेश मंत्रालय MEA के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से की वास्तविक स्थिति को बदलने संबंधी पाकिस्तान की कोशिशों को भारत दृढ़ता से अस्वीकार करता है, जिस पर इस्लामाबाद ने गैर कानूनी और जबरन कब्जा जमा रखा है। उन्होंने पड़ोसी देश को इस प्रकार के क्षेत्रों को तुरंत खाली करने को कहा है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान की सरकार का इन क्षेत्रों पर कोई अधिकार नहीं है तथा हाल की कोशिशें इस क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे गंभीर मानवाधिकारों के उल्लंघन को छिपाने में सफल नहीं होंगी। श्री श्रीवास्तव ने दोहराया कि तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र समेत संघ शासित जम्मू तथा कश्मीर और लद्दाख कानूनी तौर पर भारत के अभिन्न हिस्से हैं तथा 1947 में भारत संघ में जम्मू तथा कश्मीर का अखंडनीय परिग्रहण किया गया है। गिलगित बाल्टिस्तान मुकुट के आकार के प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर का बायां सिरा है। पाक अधिकृत कश्मीर के आकार की तुलना में लगभग 5 गुना बड़ा यह क्षेत्र बहुत ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन POK की आबादी बहुत कम है। पाकिस्तान के सहयोगी चीन का यह क्षेत्र एकमात्र जमीनी संपर्क का माध्यम है। 1 नवंबर 2020 को इस क्षेत्र की इमरान खान की यात्रा 15 नवंबर को होने वाले गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा के चुनावों के पहले हुई है।
इससे पहले गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा के चुनाव 2015 में हुए थे। बहरहाल इस क्षेत्र का देश के संघीय राजनीतिक ढांचे यानी पाकिस्तान की संसद के निचले और ऊपरी सदनों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। पूर्ण प्रांत के रूप में पाकिस्तान में गिलगित बाल्टिस्तान के आधिकारिक समावेशन के लिए पाकिस्तानी संविधान में एक संशोधन की आवश्यकता होगी। हाल के गिलगित बाल्टिस्तान के चुनाव 18 अगस्त को होने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण 11 जुलाई को पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने इसे स्थगित कर दिया। गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का 5वां प्रांत बनाने का मुद्दा गर्म है। इसी परिदृश्य में ये चुनाव होने वाले हैं। अफगानिस्तान तथा चीन से लगने वाले 1.2 मिलियन की अनुमानित जनसंख्या के साथ रणनीतिक रूप से स्थित गिलगित बाल्टिस्तान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC की $65 बिलियन की मूलभूत संरचना विकास योजना का मुख्य क्षेत्र है। भविष्य के गिलगित बाल्टिस्तान में चीन महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखता है। यह क्षेत्र राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मुख्य परियोजना CPEC के माध्यम से मूलभूत संरचना निवेशों के रूप में इसके अशांत शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र से संलग्न है। CPEC की संकल्पना में अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को इंटरलॉकिंग बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के एक सेट के माध्यम से शिनजियांग के काशगर से जोड़ दिया जाएगा। गिलगित बाल्टिस्तान इस योजना में महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के 5वें प्रांत में गिलगित बाल्टिस्तान का समावेशन इस क्षेत्र में चीन के CPEC में किए गए निवेशों को सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होगा। पाकिस्तान की सेना के समर्थन में इमरान खान की सत्तारूढ़ पार्टी पाकिस्तान की तहरीक-ए-इंसाफ PTI GB में चुनावों से अपनी संख्या बढ़ाने की आशा कर रही है। इस प्रस्ताव को पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व का समर्थन प्राप्त है। भारत की तर्कसंगत स्थिति ये रही है कि गिलगित बाल्टिस्तान भारतीय क्षेत्र का हिस्सा है। 1 नवंबर को दिए गए विदेश मंत्रालय के एक वक्तव्य में इस बात की पुष्टि होती है। 2018 के प्रशासनिक आदेश को संशोधित करने के लिए सरकार को अनुमति देने वाले पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारत ने एक समान स्टैंड लिया था। 2018 के गिलगित बाल्टिस्तान के आदेश ने प्रशासनिक परिवर्तन करने की अनुमति दी, जिसमें मुद्दों की एक सारणी पर कानून बनाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अधिकृत किया जाना शामिल है। सरकार ने एक वरिष्ठ पाकिस्तानी राजनयिक को अदालत के फैसले पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए सीमांकन जारी किया है। कश्मीर में भी चीन के बढ़ते दखल को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है। अभी आप सामयिक वार्ता सुन रहे थे। विषय था गिलगित बाल्टिस्तान की स्थिति बदलने संबंधी पाकिस्तान की कोशिशों को भारत ने दृढ़ता से अस्वीकार किया। आलेख डॉक्टर स्मिता का था। वाचक थे मनोज कुमार चौधरी। ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा से प्रस्तुत है समाचार पत्रों से। आलेख तैयार किया है ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग के हिंदी एकांश ने। स्वर है वीरेंद्र कौशिक का। आज के विभिन्न समाचार पत्रों ने अहम समाचारों को अपनी सुर्खी बनाया है, साथ ही महत्वपूर्ण विषयों पर अपने संपादकीय लिखे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल 54% से अधिक मतदान पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं में ज्यादा उत्साह दिखा। जनसत्ता का कहना है, सीटों के हिसाब से ये चरण महत्वपूर्ण था। कोविड-19 को पहली बार खबर बनाते हुए अमर उजाला लिखता है, देश में स्वस्थ होने की दर 92% हुई। पत्र ने नीति आयोग का बयान दिया है, भारत ने सीमित किया संक्रमण, ये गति बनाए रखना जरूरी। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, देश भर में राहत, दिल्ली में आफत। पत्र ने आगे लिखा है, दिल्ली एयरपोर्ट से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से पहले अब कोविड जांच की नई सुविधा। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कल हुए आतंकी हमले को दैनिक भास्कर ने पहली खबर बनाते हुए लिखा है, आतंकवाद के निशाने पर यूरोप। अफ्रीकी देश माली में फ्रांस के एयर स्ट्राइक में 50 आतंकियों के ढेर होने की खबर राजस्थान पत्रिका सहित सभी अखबारों में है। हरी भूमि लिखता है, फ्रांस ने मोदी का मॉडल अपनाया,
अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर अमर उजाला की सुर्खी है, दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र की बागडोर सौंपने पर जनता ने किया निर्णय। जनसत्ता लिखता है, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में सर्वाधिक मतदान। हवा चलने से दिल्ली में प्रदूषण में आई थोड़ी सी कमी। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, पत्र लिखता है, वायु प्रदूषण में पराली जलाने की हिस्सेदारी घटकर 10% पर आई। हिंदुस्तान की खबर है, मसूरी डलहौजी से भी सर्द दिल्ली, न्यूनतम पारा 10 डिग्री पर आया। जनसत्ता की सुर्खी है, शीत लहर का अंदेशा, दबे पांव दिल्ली में चली आई सर्दी। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है, जयपुर समेत देश के 30 शहरों में 2050 तक भयंकर जल संकट। पत्र लिखता है, जल संकट को लेकर दुनिया भर में सर्वे किया गया और 100 शहरों की स्थिति बेहद खराब पाई गई। जनसत्ता का संपादकीय है, आतंक का सिलसिला। पत्र लिखता है, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमलों से अब ये साफ हो चुका है कि यूरोप एक बार फिर चरमपंथी इस्लामी ताकतों के निशाने पर है। पिछले हफ्ते फ्रांस के नीस और लियोन शहर में चर्च पर हमले कर 3 लोगों को चाकुओं से मार दिया गया। इसके पहले एक शिक्षक की गला काटकर हत्या कर दी गई। अब आतंकियों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना के एक कैफे में अंधाधुंध गोलियां बरसाकर आतंकियों ने 7 लोगों को मार डाला। दोनों देशों की सरकारों ने इसे आतंकी हमला करार दिया है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब यूरोप के देशों को आईएस और अलकायदा के ऐसे आतंकी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। फ्रांस में पिछले कुछ सालों में ऐसे आतंकी हमले बढ़े हैं और फ्रांस भी पूरी ताकत के साथ आतंकियों का मुकाबला कर रहा है। लेकिन चिंता की बात ये है कि यूरोप के देशों में इस्लामी चरमपंथी जिस तरह से सक्रिय हैं और हमलों को अंजाम दे रही हैं, वो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आतंकी संगठनों ने ईसाईयत के खिलाफ लंबी जंग के लिए कमर कस ली है। पिछले 1 दशक में फ्रांस ही नहीं, यूरोप के ज्यादातर देशों को ऐसे आतंकी हमलों का दंश झेलना पड़ा है। ब्रिटेन, स्पेन, नीदरलैंड, स्वीडन जैसे देशों पर आतंकियों ने जमकर कहर बरपाया। 3.5 साल पहले ब्रिटेन की संसद के बाहर हमले में 5 लोगों की मौत हो गई थी। उसी साल मैनचेस्टर में आतंकी हमले में 22 लोग मारे गए थे। इसके बाद पेरिस सहित कई यूरोपीय शहर आतंकियों के निशाने पर रहे। ज्यादातर हमलावर 20 से 30 साल के नौजवान ही होते हैं, जिन्हें कट्टर इस्लाम का प्रशिक्षण देकर ऐसे हमलों के लिए तैयार किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में मारे गए एक हमलावर के पास जिस तरह के हथियार और विस्फोटक मिले, उससे साफ है कि वो किसी बड़े आत्मघाती हमले की तैयारी में था। यूरोप में हो रहे ये हमले अचानक किसी घटना की परिणति नहीं है, बल्कि गैर इस्लाम के खिलाफ सुनियोजित तरीके से छेड़ा गया संघर्ष है। पेरिस में साल 2015 में शार्ली अब्दो में पैगंबर मोहम्मद को लेकर छपे कार्टूनों की घटना से इस्लामी जगत और बौखला गया है और इसके बाद से यूरोप में ऐसे हमले बढ़े हैं। ये भी किसी से छिपा नहीं है कि दुनिया के कट्टरपंथी इस्लामी मुल्क का इन हमलों को पूरा समर्थन है। वरना हाल में फ्रांस में हुए हमलों के बाद जिस तरह से बयान तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान जैसे कट्टर मुस्लिम राष्ट्रों से आए, वे नहीं आते। यूरोप में अब तक जितने आतंकी हमले हुए हैं, उनमें से ज्यादातर की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा ने ही ली है। अब ये दोनों आतंकी संगठन मिलकर काम कर रहे हैं और पश्चिम अफ्रीका के बड़े हिस्से में अपने अड्डे बना चुके हैं। इसलिए फ्रांस ने अफ्रीका के इन आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर कड़ा संदेश दिया है। तुर्की के रास्ते भी पश्चिम एशियाई देशों से आईएस आतंकी यूरोप पहुंचते हैं और यूरोप में बसे कट्टर मुसलमान आतंकी बनने सीरिया और इराक जैसे देशों को जा रहे हैं। आतंकवाद जिस तरह से दुनिया में सबसे बड़े खतरे के रूप में उभर चुका है, वो अब किसी एक देश की समस्या नहीं रह गई है। अपने हितों के लिए आतंकवादी संगठनों को खड़ा करने और दूसरों के खिलाफ उनके इस्तेमाल की नीति पर चलने वाले मुल्क भी आज इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इसलिए आतंक के खिलाफ दुनिया के देशों को एकजुट होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय सहारा के संपादकीय का शीर्षक है, जनता बने जिम्मेदार। पत्र लिखता है, राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के मामलों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। पिछले 5 दिनों से संक्रमण के मामले लगातार 5000 से ज्यादा आ रहे थे, लेकिन बीते सोमवार को इसकी रफ्तार कुछ धीमी हुई और ये आंकड़ा 4000 पर आकर ठहर गया। लेकिन महामारी विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में यहाँ संक्रमण के मामले और बढ़ सकते हैं। गत सप्ताह दिल्ली आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में
विशेषज्ञ समिति की उस रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी जिसमें ये अनुमान लगाया गया है कि इस महीने के अंत तक रोजाना 12 से 14 हजार नए मामले आ सकते हैं। ये तथ्य है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब हो गई है। इसके लिए केवल पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में किसानों द्वारा पराली जलाने के मामलों को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए मोटर वाहनों की भारी संख्या भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। ठंड का मौसम और वायु प्रदूषण, इन दोनों के कारण कोरोना महामारी में और अधिक उछाल आ सकता है। त्योहारों के साथ दिल्ली और देश के बड़े हिस्सों में शादी विवाह के मौसम की भी शुरुआत हो रही है। पर्व, त्योहार और शादी विवाह, इन दोनों समारोहों से सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने में शिथिलता और ढिलाई बरतने की आशंका बनी हुई है। अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए सरकार ने भी शादी विवाह और अन्य पारिवारिक समारोहों में महामारी की रोकथाम के लिए बनाए गए नियम और कानूनों में थोड़ी बहुत ढिलाई दी है। अब ऐसे समारोहों में 50 की बजाय 200 लोग शामिल हो सकते हैं। भारत जैसे देश में लाखों लोग रोजाना नियम कानूनों का उल्लंघन करते हैं। आम तौर पर लोग कानून का पालन करने में अपनी हेठी समझते हैं। ऐसे में निजी और पारिवारिक समारोहों के दौरान नियम और कानूनों का पालन करवाना सरकार, पुलिस और प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसलिए भी महामारी में उछाल की आशंका जताई जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार महामारी के संक्रमण को और अधिक फैलने से रोकने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। टेस्ट की संख्या भी बढ़ा दी गई है, लेकिन ये भी तथ्य है कि सरकार अकेले सब कुछ नहीं कर सकती। महामारी को रोकने में सरकार के साथ साथ नागरिकों की भागीदारी सबसे आवश्यक है। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।